नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, एससीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के घूर्णन परिक्रमण गति, उसकी कलाएं और उसके वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा के वायुमंडल को लेकर। दोस्तों, चंद्रमा के वायुमंडल के बारे में अब तक आपने सुना है कि चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है। आइए समझते हैं कि चंद्रमा का वायुमंडल है कि नहीं, और है तो किस प्रकार है। दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां पर दिन, उसके पीछे वाले हिस्से पर रात होती है, एक हिस्से पर सुबह और एक हिस्से पर शाम होती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और जब चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है तो कुछ हिस्से पर उसके सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, किसी हिस्से पर नहीं पहुंचता। तो पृथ्वी की भांति चंद्रमा पर भी जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां दिन होता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता दिन के अपोजिट वाले भाग पर रात होती है, एक भाग पर शाम होती है और एक भाग पर सुबह होती है, क्योंकि चंद्रमा भी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहीं ना कहीं इस कारण से ये चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती हैं। चंद्रमा पे जहाँ दिन होता है वहाँ का तापमान लगभग 214 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। शाम के समय चंद्रमा की सतह का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात के समय चंद्रमा की सतह का तापमान -213 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि सुबह के समय -58 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा की सतह का तापमान होता है। अब यदि हम चंद्रमा की सतह पर कोई यान उतारें तो हम चंद्रमा के कौन से वाले भाग पर यान उतारें ताकि हमारा यान सक्सेसफुली उस पर लैंड कर जाए और ख़राब भी ना हो। दोस्तों, जब भी चंद्रमा की सतह पर कोई यान उतारेंगे तो कब उतारेंगे? सुबह के समय उस यान को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। मतलब जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो रहा होगा उस वाले भाग पर कोई यान उतारा जाता है या कोई उपग्रह उतारा जाता है। क्यों? यदि दिन की बात करें तो लगभग 214 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति पृथ्वी पर कहीं नहीं है, हमारा यान वहाँ जाएगा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिस इस आधार पर करना पड़ेगी। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस भी हमारी पृथ्वी पर कोई तापमान नहीं है और -243 डिग्री सेल्सियस भी तापमान नहीं है। ऐसे में हमारा यान जो रहेगा वो इन परिस्थितियों से लड़ने लायक नहीं रहेगा। लेकिन हमारी पृथ्वी पर इस माहौल को कहीं ना कहीं पाया जाता है, जैसे बारकोयांश जो है वहाँ पर हमारे यहाँ तापमान इतना कम हो जाता है। तो ऐसे में हम हमारे यान को इस परिस्थिति से लड़ने योग्य बना सकते हैं और ऐसी परिस्थिति भी यदि वो जाएगा तो सेफली अपना काम कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा यान हम चंद्रमा पर उतारना चाहते हैं वो चंद्रमा के मॉर्निंग वाले फेज पर उतारा जाता है, क्योंकि हम उसको उस प्रकार से डेवलप कर देते हैं। उस तापमान को वो सहने की क्षमता, उस परिस्थिति को वो सहने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि चंद्रमा की सतह पर तापमान है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। यदि तापमान है इसका मतलब गैसें भी होंगी, क्योंकि चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश जाता है या सूर्य का ऊर्जा जाती है तो उस ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कौन काम करेगा? वो स्टोर करने का काम करती हैं गैसें। और चंद्रमा पे तापमान है इसका मतलब चंद्रमा पे गैसें हैं, और चंद्रमा पर गैसें हैं अर्थात चंद्रमा का वायुमंडल है। दोस्तों, जो चंद्रमा का वायुमंडल है वो पृथ्वी के वायुमंडल की भांति सघन और भारी गैसों का वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का वायुमंडल विरल है, हल्का है, वहाँ पर गैसें हल्की गैसें हैं। तो ऐसे में चंद्रमा के वायुमंडल में हम पृथ्वीवासी जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी के भारी वायुमंडल में रहने का आदी है और वो चंद्रमा के हल्के कम घनत्व के वायुमंडल में जीवित नहीं रह सकता। चंद्रमा पर हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और ऑर्गन जैसी गैसें हैं, इसका अस्तित्व का पता चल गया है। मतलब चंद्रमा पर ये गैसें मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल है, लेकिन वो हमारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का है, भारी गैसों का वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा पर प्रकाश, चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो वो पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक एकीकृत ठोस संरचना, एक चट्टान के भांति है, और जैसे उस चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है, पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर एक तो ठोस सतह है, दूसरा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको। लेकिन जो चंद्रमा है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं, केवल चट्टानें हैं, तो वहाँ पर उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला कोई तथ्य नहीं है। इसलिए याद रखना है कि गैसें तापमान को अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है।
क्योंकि चंद्रमा जो है वो ठोस है पूरे तरीके से। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल है, लेकिन वो हमारे रहने लायक नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध की। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी जिस प्रकार चंद्रमा को प्रभावित करती है उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी को प्रभावित करता है। कैसे कि चंद्रमा जो है वो छोटा है, पृथ्वी उससे बड़ी है, पृथ्वी का आकार बड़ा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा है, पृथ्वी का घनत्व बड़ा है, इसीलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी बड़ा है। और चंद्रमा छोटा है, आकार छोटा है, द्रव्यमान कम है, घनत्व कम है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। लेकिन चंद्रमा अपनी शक्ति के अनुसार पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और पृथ्वी अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रमा पर प्रभाव डालती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। चंद्रमा का हमारे पृथ्वी पर प्रभाव है, इसका सबूत आप ज्वार भाटा के रूप में देख सकते हैं। जब ज्वार होता है उसमें चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ज्वार वाले टॉपिक में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि जो ज्वार आता है उसमें चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज़्यादा फोर्स जो लगता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा अपने ग्रेविटी से पानी को खींचता है और ज्वार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वार की क्रिया है वो चंद्रमा का हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी को जो संबद्ध करता है उस बिंदु को हम कहते हैं कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चंद्रमा और पृथ्वी को संबद्ध करने वाला बिंदु है, जो हमारी पृथ्वी के केंद्र से 2886 किलोमीटर दूर पृथ्वी के मेंटल में अवस्थित है, पृथ्वी की बीच वाली परत में अवस्थित है। और ये चंद्रमा से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, मतलब आसमान में जिस पोजीशन पे चंद्रमा होगा उसी की सीध पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर नहीं है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, वैसे वैसे ही चंद्रमा के साथ जो मेंटल में कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी एंटी क्लॉकवाइज अंदर ही अंदर घूमता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा और पृथ्वी किस बिंदु से संबंधित है एक दूसरे से, तो याद रखना है कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? चंद्रमा और पृथ्वी के संबद्ध करने वाला यह सेंटर पृथ्वी के मेंटल में अवस्थित है। क्या कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर है? नहीं। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चंद्रमा की घूर्णन के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज धरती के भीतर भी घूमता रहता है, क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, और दोनों ही गति ये एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त या घड़ी की सुई के विपरीत करता है। कैसे करता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब चंद्रमा जब अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा तो दीर्घवृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है। इस प्रकार से पथ पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और चंद्रमा पृथ्वी के तल के समांतर चक्कर नहीं लगाता। मतलब पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष गति और चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष गति का जो पथ है वो समांतर नहीं है। चंद्रमा जो है वो 28 डिग्री के कोण पर चक्कर लगाता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, चंद्रमा 5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे 28 डिग्री का कोण बनता है, 28.5 डिग्री का, और इस 28.5 डिग्री के कोण के सापेक्ष ही चंद्रमा का ऑर्बिट है, जिस पर चंद्रमा चलकर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस फैक्ट को आपको ध्यान से याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रहण पढ़ेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाएगा। दोस्तों, चंद्रमा जो है उसकी हम गति को दो प्रकार से देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो उसकी गति को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक कि चंद्रमा जब नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड का समय लगता है। ये जो समय है चंद्रमा का, ये नक्षत्रों के सापेक्ष गति करने में लगता है, और इसे हम एक नक्षत्र मास भी कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र हमारी आकाशगंगा में कई सारे तारों का समूह है। हमारी मंदाकिनी में, हमारी आकाशगंगा में टोटल 88 नक्षत्र हैं, 88 तारामंडल है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल आप देखते हैं आसमान में, वैसे 88 तारामंडल हैं हमारे मंदाकिनी में। लेकिन जो चंद्रमा है इस पथ पर घूमेगा तो वो उसके मार्ग में लगभग 27 नक्षत्र आते हैं। कितने नक्षत्र आते हैं? 27। अश्विनी से लेकर रेवती तक, याद रखना है,
अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक टोटल 27 नक्षत्र चंद्रमा के मार्ग में आते हैं जब वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और इन 27 नक्षत्रों को घूमने में चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड का समय लगता है। इसे हम कहते हैं एक नक्षत्र मास। क्लियर है। अब ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या, चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, जो परिक्रमण गति है, दोनों गतियां समान है। जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतने समय में ही अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। हम अभी इसे समझने वाले हैं कि कैसे पॉसिबल है ये। लेकिन दूसरी गति की भी बात करते हैं। जब चंद्रमा नक्षत्र के सापेक्ष घूमेगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा। लेकिन जब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उससे समय लगता है लगभग 29 दिन और 44 मिनट का। 29 दिन 44 मिनट में, लगभग 30 दिन में चंद्रमा सूर्य को सापेक्ष रखते हुए पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसे हम एक चंद्रमास कहते हैं। एक चंद्रमास का मतलब सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा तो उसे एक चंद्रमास कहेंगे। ये चंद्रमास की अवधि जो है ये 29 दिन 44 मिनट की होती है या लगभग 30 मिनट की होती है। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि जब चंद्रमा पृथ्वी के इस प्रकार से चक्कर लगाता है तो जो चंद्रमास की स्थिति होती है उसमें कभी चंद्रमा पृथ्वी के पास में होता है, कभी चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। जब पृथ्वी के पास में होगा उसको उपभू कहते हैं, जब पृथ्वी से दूर की स्थिति में होगा उसको अपभू कहते हैं। ठीक है। एपोगी मतलब अपभू और पेरुजी मतलब उपभू का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे शेयर किया था। ये अवधि दोनों एक समान है और इसी प्रकार चंद्रमा पे दिन और जो मास होते हैं वो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति दोनों समान हो सकती है। अभी तक तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो किसी भी कॉपी में किताब में लिखा देख लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं और उसको रट्टा मार लेते हैं कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समान है। इसके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि मैं मेरे इसी बिंदु पर चारों तरफ घूमूंगा तो मेरा अक्ष है, मेरे अक्ष पे यदि मैं चारों तरफ घूमूंगा तो एक बार मेरा मुँह इस साइड होगा, एक बार मैं इस दिशा में होऊंगा, एक बार मैं इस दिशा में होऊंगा और एक बार मैं इस दिशा में होऊंगा। मतलब ये कि जब भी मैं अपने अक्ष पर घूमूंगा तो चारों दिशाओं में मेरा फेस होगा और जैसे वापस मैं सामने फेस कर लूँगा तो मैं एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर चुका हूँ। क्लियर है कि नहीं है। और यदि मुझे किसी चीज़ की परिक्रमा करनी है तो मुझे उसके चारों तरफ चल के घूमना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी परिक्रमण गति। तो उसी प्रकार से मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितने दिन में लगा रहा है, मान लीजिए 29.44 दिन में, मतलब 29 दिन 44 मिनट में लगा रहा है, लगभग 30 दिन में लगा रहा है। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमते 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 वापस यहीं आ जाएगा, कितना डिग्री घूम लेगा, 360 डिग्री घूम के वापस यहीं आ जाएगा, तो इसका एक परिक्रमण काल हो गया पृथ्वी के चारों तरफ का। क्लियर। कितने दिन में हो गया ये, 29 दिन 44 मिनट में हो गया। लेकिन इतने ही दिन में ये अपने एक्सिस पे कैसे घूमता है, तो ध्यान रखो चंद्रमा का जब यहाँ था 360 डिग्री घूमेगा तभी इसका एक्सिस पर एक चक्कर होगा। जब चंद्रमा यहाँ था तो इसका मुंह किधर था, इधर था। अब मान लीजिए चंद्रमा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, इसका मुंह किधर होगा, फेस इधर होगा। ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा, व्हाइट वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा। जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो पुनः इसकी स्थिति ये होगी, इसका फेस किधर होगा, इधर होगा। जब चंद्रमा यहाँ आएगा इसका फेस किधर होगा, इधर होगा। जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो फेस किधर होगा, इधर होगा। तो एक बार चंद्रमा का फेस कहाँ था, इधर था, एक बार किधर था, इधर था, एक बार कहाँ था, इधर था और एक बार इधर था। जब यहाँ आया तो पुनः इधर के फेस में आ गया। तो चंद्रमा ने इधर की तरफ फेस करके अपनी यात्रा शुरू की थी और यहाँ से पूरा 360 डिग्री घूमने में उसका फेस पश्चिम, दक्षिण, पूरब और उत्तर चारों दिशाओं में हो गया। जब भी कोई व्यक्ति अपने ही जगह पर चारों दिशाओं में एक एक बार फेस करके घूम के वापस पुनः उसी दिशा में फेस कर लेता है, पुनः उसी पोजीशन में आ जाता है, तो उसका एक्सिस पर भी एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो चंद्रमा जैसे ही 29 दिन 44 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने वाला होता है, उसी अवधि में चारों दिशाओं में भी अपने अक्ष एक्सिस पर भी घूम लेता है। इसलिए चंद्रमा का जो एक्सिस और ऑर्बिटल जो गति है या परिक्रमण गति और अक्षीय गति है, वो दोनों गतियाँ एक समान हैं। ठीक है, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्लियर। परिक्रमण गति का मतलब किसी भी चीज़ के चक्कर लगा के 360 डिग्री घूम के पुनः अपनी पोजीशन पे आ जाना। और अक्षीय गति का मतलब है कि अपने ही जगह पर चारों दिशाओं में एक एक बार घूम के पुनः पूर्व स्थिति में आ जाना। और चंद्रमा किस प्रकार से अपनी पुनः स्थिति में 360 डिग्री घूम लेता है वो हमने क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। दोस्तों दो पोजीशन ध्यान रखो कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है। अब चंद्रमा जब यहाँ है तो इसके इस वाले पार्ट पे सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो यहाँ वाले पार्ट पे जब सूर्य का प्रकाश जाएगा इतने में यहाँ है तो इसके इधर वाले पार्ट पर सूर्य का प्रकाश जाना है, इधर वाले पार्ट पे नहीं जाना। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा कैसा ब्लैक दिखेगा, काला चांद रहेगा। पृथ्वी से जब भी हम चंद्रमा को देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, चंद्रमा का वो वाला भाग दिखेगा जहाँ पर क्या है, रात वाला हिस्सा, अंधेरा वाला हिस्सा है। और चंद्रमा का जो दिन वाला भाग है वो ये है। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ जाएगा, और मैंने कहा है कि चंद्रमा की सतह एकीकृत कठोर है, प्रकाश यहाँ जाता है और पूरी तरीके से इधर के इधर परावर्तित होकर वापस चला जाता है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आया क्या, नहीं आया। हमको चंद्रमा दिखा क्या, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारे पास चंद्रमा का कौन सा हिस्सा है, हमारी तरफ डार्क साइड है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अमावस्या है, क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखता। होता तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर नहीं आता। अब जैसे ही चंद्रमा थोड़े से आगे बढ़ता है, लगभग 3.25 दिन में ये वाली स्थिति आती है। चंद्रमा यूं था तो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है एक्सिस पे, तो उसका कुछ भाग जो है उस पर सूर्य का प्रकाश जाएगा और परावर्तित होकर पृथ्वी के उस वाले भाग पर आएगा जहां पर सुबह है या फिर शाम हो चुकी या रात की स्थिति है। ठीक है, ऐसे में हमको चंद्रमा जो दिखता है वो इस प्रकार का चंद्रमा दिखेगा। इसको हम बोलेंगे अर्धचंद्र। पूरा हिस्सा हमको क्यों नहीं दिखता, दिन के समय में हमको चंद्रमा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से प्रकाशित होकर हमारे पास आया है वो पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश के सामने लुप्त हो जाता है। इसलिए हमको चंद्रमा कब दिखेगा पृथ्वी पर, रात के समय ही दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा और वो प्रकाश चंद्रमा की सतह से टकरा के परावर्तित होकर हमारे पास आएगा। और यदि दिन की बात करेंगे तो सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा से आया परावर्तित प्रकाश लुप्त हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश हमको कब दिखेगा, रात के समय दिखेगा। इसलिए हमको ये चांद कब दिखेगा, या तो शाम ढलने के बाद या रात्रि के समय। ठीक है, तो जब 3.25 दिन में चांद थोड़ा सा आगे निकलेगा तो जितना सूर्य का प्रकाश उस पर जाएगा उतने हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा और हमको उतना ही चांद दिखेगा। लगभग 7.5 दिन में इससे थोड़ा सा ज़्यादा चांद हमको दिखने लगता है, क्योंकि ज़्यादा भाग पर सूर्य का प्रकाश जाता है और उतने भाग से परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी पर आता है और हमको उतना चांद दिखता है। उसके बाद लगभग 11 सही 1/4 दिन में हमको और ज़्यादा बड़ा चांद दिखता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पे और ज़्यादा क्षेत्रफल पे सूर्य का प्रकाश जा रहा है और ज़्यादा प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास आ रहा है। और लगभग 14 सही 3/4 दिन में, लगभग 15 दिनों में जो चंद्रमा का भाग है वो इस प्रकार से होता है। ये वाला हिस्सा डार्क साइड है, ये वाला हिस्सा दिन वाला है। और चंद्रमा के इस पूरे भाग का जो सूर्य का प्रकाश है वो हम तक परावर्तित होकर आता है। मतलब हमको लगभग 57% जो चंद्रमा है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, पूरा का पूरा ये चांद। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा की स्थिति। अब यहाँ से धीरे धीरे चंद्रमा जो है वो बढ़ता चला गया और पूर्णिमा का चांद बन गया। क्यों, धीरे धीरे से चंद्रमा का वो हिस्सा हमारे सामने आता गया जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। अब इसके बाद चंद्रमा का ये हिस्सा वापस क्या होगा, डार्क साइड सामने आने लगेगा। जब डार्क साइड सामने आएगा तो अगले समय में लगभग 18.5 दिनों में थोड़ा सा डार्क साइड जो रहेगा वो हमारे सामने आएगा। लगभग 22.5 दिनों में आधा चांद जो है हमको दिखने लगेगा और आधा डार्क साइड दिखने लगेगा। लगभग 26 दिन में हमें बहुत छोटा सा चंद्रमा दिखने लगेगा, ये भी याद रखना है। और उसके बाद लगभग यदि हम बात करते हैं 30 दिनों में, एग्जैक्ट 30 दिनों में हमारे सामने वही काला चांद वाला हिस्सा पुनः आ जाता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा इधर की तरफ बढ़ता है तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग सामने आता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह से टकराकर पृथ्वी पर आने लगता है और चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ जाता है और इस वाले भाग में पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, क्योंकि प्रकाशित भाग धीरे 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 करके पृथ्वी के सामने वाले भाग पर आता है और चंद्रमा का जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वो प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता है। जितने क्षेत्रफल पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है उतना क्षेत्रफल का प्रकाश हम पर परावर्तित होकर आता है और हम उतने भाग को देख पाते हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा भाग सामने आता है वैसे वैसे पूर्णिमा आ जाती है, जैसे जैसे करके कम भाग सामने आता है वैसे वैसे करके
हमारी अमावस्या आ जाती है। तो इस प्रकार चंद्रमा जो है वो कलाएँ बदलता है और कलाएँ चेंज होती रहती है। चंद्रमा की हमको केवल 57% भाग ही हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं इतना सा? क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी घूर्णन और परिक्रमण गति दोनों समान है। हमने यहाँ देखा है घूर्णन गति और परिक्रमण गति समान है। एक बार मुंह इधर है, एक बार मुंह इधर है, एक बार मुंह इधर है और एक बार इधर है। इधर वाला हिस्सा कभी सामने आता ही नहीं है, इधर वाला हिस्सा कभी सामने नहीं आता, इसलिए हमको ये वाला हिस्सा कभी नहीं दिखता, हमको ये वाला हिस्सा ही दिखता है, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों ही समान है। दोस्तों ये चंद्रमा के पूरे एस्पेक्ट्स थे जो हमने हमारे उपग्रह वाले पार्ट के तीनों पार्ट्स में देख लिया है। हमने जो हमारा उपग्रह वाला लेक्चर शुरू किया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा था उपग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। पार्ट 2 में हमने देखा था चंद्रमा की विशेषताओं के बारे में, और पार्ट 3 में हमने जाना चंद्रमा के वायुमंडल में, उसके चंद्रमा का और पृथ्वी के संबंध के बारे में, चंद्रमा की गति के बारे में और चंद्रमा की कलाओं के बारे में। इस प्रकार से जो चंद्रमा है उसकी सभी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अगला जो लेक्चर होगा, हम अगला लेक्चर बनाएंगे चंद्रयान और चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 1 क्या था, क्या स्थिति रही, चंद्रयान 2 क्या था, उसकी क्या स्थिति रही, और चंद्रयान 3 आएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।